जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक होने वाला है मॉनसून के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि मॉनसून भारत में कहां से आता है, कैसे आता है और मॉनसून बेसिकली क्या सब्जेक्ट है, मॉनसून को हम कैसे समझते हैं। मॉनसून इन इंडिया, ये आज का हमारा टॉपिक जरूर है, लेकिन इसमें सबसे पहला वर्ड तो हमारे पास यही आता है कि ये मॉनसून शब्द आया कहां से। अरबी भाषा होती है ना, वहां से ये शब्द लाया गया है भारत में। मॉनसून मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कि हवाओं का प्रत्यावर्तन होना, ये मॉनसून है। तो एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड कहने का मतलब एक अरबी भाषा का शब्द है, और जो अरबी भाषा का शब्द है उसे हम लोग कहते हैं मौसिम। और अरबी भाषा के शब्द मौसिम मौसिम का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, इसका मतलब होता है हवाओं का प्रत्यावर्तन। खैर, हवाएं चलती हैं, हवाओं के साथ मुख्यतः नमी भी चलती है, और वही नमी आगे चल करके बादल बनाती है। मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूं कि अगर मान लीजिए आप इस फोटो को देखें, तो इस फोटो को देखते हुए आप एक बात तो समझ सकते हैं। सूर्य का प्रकाश यहां हमारे समुंदर पे पड़ता है, समुंदर पे जलवाष्प उठती है, यानी कि इवेपोरेशन होता है। ये जो इवेपोरेशन शब्द है, इवेपोरेशन को अगर हम हिंदी में कहें तो इसे वाष्पीकरण कहा जाएगा। वाष्पीकरण होने के बाद फिर ये जो हवा है जिसमें ऑलरेडी मौजूद है वेपर्स, वो वेपर्स ऊपर जाते हैं, हमारे आसमान में मौजूद होते हैं। आसमान में यही वेपर्स बादल बनते हैं, और बादल बनने की ये जो प्रक्रिया है इसे संघनन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, संघनन का मतलब होता है पानी की बूंदों का परकोलेट होना। जैसे भाप उड़ रही है, भाप के ऊपर एक ठंडी प्लेट लगा दीजिए, तो उस ठंडी प्लेट से जैसे ही भाप टकराएगी, वो भाप पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी। तो वाष्पीकरण पहले हुआ क्योंकि सूरज की किरणें पड़ी हमारे जलाशयों पे। वाष्पीकरण होने के बाद फिर यही जो वाष्प ऊपर पहुंची, या जो भाप ऊपर पहुंची, वही भाप धीरे धीरे संघनित होती गई, और संघनित हुई तो ये बन गई पानी की बूंदें। और ये जो बादल हैं जिनको हम क्लाउड्स कहते हैं, इन क्लाउड्स से जो पानी की बूंदें हैं वो ग्रेविटी द्वारा नीचे खींच ली गई, तो इसे ही कहा गया अवक्षेपण। तो ये अवक्षेपण शब्द भी यहीं पर आ गया। अब सोचो कि ये जो पानी की बूंदें ग्रेविटी की वजह से नीचे खींच रही हैं, ये पानी की बूंदें हमारे बादल में मौजूद हैं, इसीलिए तो अब अगर पानी की बूंदें मैक्सिमम तो हमारे बादल से नीचे आ गई, अब बादलों में अगर थोड़ा बहुत पानी बचा भी है, वो बादल आगे की तरफ गए, और बादल जब पहाड़ों के ऊपर हैं, तो देखिए इन बादलों में जो भी थोड़ा मोड़ा पानी मौजूद है, ये थोड़ा मोड़ा पानी बहुत ही रिमझिम फुहार के रूप में, रिमझिम फुहार का मतलब जानते हैं आप, ड्रिजलिंग। सावन के महीने में अक्सर ऐसी बारिश होती है। सावन के महीने की जो बारिश होती है उसमें बहुत नम फुहार आ करके चेहरे पे पड़ती है। कई बार शर्ट का हिस्सा आगे की तरफ से गीला हो जाता है और पीछे की तरफ शर्ट तक गीली नहीं होती। वो जो रिमझिम फुहार है, जब वो पहाड़ों के ऊपर पड़ेगी, तो पहाड़ों के ऊपर वो रिमझिम फुहार कम टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाएगी बर्फ में। और जब वो बर्फ में चेंज हो जाती है ना, तो बर्फ में चेंज हो जाने की वजह से उसे हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे स्नोफॉल कहा जाता है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल का मतलब क्या होता है? स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फबारी। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रिसिपिटेशन हम कह रहे हैं ना, ये प्रिसिपिटेशन का मतलब समझिए। पहला मतलब तो प्रिसिपिटेशन या अवक्षेपण का ये है कि पानी का बरसना। दूसरा मतलब प्रिसिपिटेशन का ये है कि बादलों से बर्फबारी होना, या जिसे हिमपात कहते हैं दोस्तों, और ये हिमपात ही स्नोफॉल कहलाता है। मतलब कुल मिला के आप ये समझ गए
कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट एकदम सिंपल है। कंसेप्ट ये है कि जलवाष्प गर्म हवा द्वारा ऊपर ले जाई जाएगी। ये गर्म हवा जो जलवाष्प को ऊपर ले जाती है, जब जलवाष्प आगे की तरफ कहीं चल रही होगी, इसमें पानी की बूंदें बनेंगी। पानी की बूंदें बनी तो ये ग्रेविटी द्वारा नीचे खींच ली जाएगी और बारिश हो जाएगी। बारिश में बादलों के पास अगर थोड़ा बहुत पानी बचा और जब ये पहाड़ों के ऊपर पहुंचेंगे तो अत्यधिक ठंडक होने की वजह से वो पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी करवा देंगे। यानी जो हमारा ये प्रिसिपिटेशन शब्द है, ये प्रिसिपिटेशन का मतलब न सिर्फ कि रेनफॉल है बल्कि स्नोफॉल भी है। तो प्रिसिपिटेशन है क्या? अगर आपसे ये कोई पूछे कि अवक्षेपण का मतलब क्या है, तो देखो दोस्तों, जलवाष्प का संघनित होकर के बादल बनना और बादलों का पानी बरसा देना, यह अवक्षेपण कहलाता है। तो देखो दोस्तों, यहां पर मैं एक पॉइंट पुट अप करना चाहूंगा और उस पॉइंट को आप बड़े ही अच्छे से समझ जाओगे कि जलवाष्प का सबसे पहले देखिए, यहां पर एक शब्द आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेशन। एक सेकेंड, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेपण। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये जो अवक्षेपण है, इस अवक्षेपण की एक खास बात यह है कि अवक्षेपण के अलग अलग रूप हो सकते हैं और जो इसके अलग अलग रूप हैं उनमें से एक रूप है, अच्छा, प्रिसिपिटेशन की प्रक्रिया क्या है, तो ये याद रखिएगा कि जलवाष्प संघनन से, जलवाष्प संघनन के बाद जल की नीचे, जलवाष्प संघनन के बाद जल की या जल का बरस जाना, बस इतना ही कर देते हैं। जलवाष्प संघनन के बाद जल का बरस जाना, है ना? तो कह सकते हो आप कि आफ्टर कंडेंसेशन, हाँ, वाटर रीचिंग on earth after condensation, वाटर रीचिंग ऑन अर्थ आफ्टर कंडेंसेशन, ये कहलाता है प्रिसिपिटेशन। और प्रिसिपिटेशन के कई सारे रूप होते हैं। प्रिसिपिटेशन का एक रूप है जिसे हम लोग कहते हैं रेनफॉल। ये नॉर्मल हर जगह होता है, आप सभी जानते हो, वर्षा तो होती ही है। तो रेनफॉल, वर्षा का मतलब होता है नॉर्मल बादल बने, बादल बनने के बाद बारिश हो गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि ये देखिए, जलवाष्प उठी ऊपर, जलवाष्प के ऊपर उठने के बाद बादल बने, बादलों से बारिश हो गई, ये नॉर्मल प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल कहलाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल को हिंदी में कहा जाता है हिमपात, और ये हिमपात को उर्दू में कहा जाता है बर्फबारी। याद रखिए, ये बर्फबारी उर्दू शब्द है, तो अगर कोई कहता भी है तो आप समझ जाना कि वो स्नोफॉल को ही कह रहा है, बर्फबारी। ये बर्फबारी सिर्फ वहीं हो सकती है जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता हो, जमीन का टेम्परेचर। यानी जमीन का टेम्परेचर सिर्फ पहाड़ों के ऊपर ही कम होता है, मैदान में तो नहीं ना। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या मध्य प्रदेश में इतना कम टेम्परेचर तो नहीं होता कि वो 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चला गया है साल भर के लिए। स्वाभाविक है कि भारत के मैदानी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र में तो बर्फबारी होने से रही। बर्फबारी वहीं होती है जहां सफेद कलर की बर्फ चादर बन जाती है और वो चादर पूरे एरिया को ढक लेती है, उसे बर्फबारी कहते हैं। और जो आप सोचते हो ना कि छोटा छोटा आइस कभी कभी गिर जाता है, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं आइस के, उसको ओलावृष्टि कहते हैं। ओलावृष्टि अलग कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। वो भी प्रिसिपिटेशन का एक रूप है जिसे कहते हैं हेल। हेल का मतलब होता है ओलावृष्टि। इसको आप केवल समझ लीजिए, बाकी और कुछ नहीं है इसमें खास। तो देखो दोस्तों, ओलावृष्टि का मतलब, जैसे मान लो ये बादल हैं, ठीक है,
अब इन बादलों का टेम्परेचर होगा, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, जितना भी है। अचानक से कोई कहीं से हवा आए और ये हवा 0 डिग्री सेल्सियस की हो या लेट से -10 डिग्री सेल्सियस की हो, तो ये जो हवा दूसरी जगह से कहीं आई और अचानक से इस हवा ने इस बादल के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से सीधे -10 डिग्री सेल्सियस ला दिया, तो वो जो पानी की बूंदें बननी थी ना, वो पानी की बूंदें सीधे बर्फ बन जाएंगी और वो बर्फ फिर सीधे गिर जाती है। अक्सर ऐसा होता है फरवरी मार्च के महीने में ओले पड़ते हैं, और फरवरी मार्च के महीने में इसलिए ओले पड़ते हैं क्योंकि उस समय पर हवाओं का प्रत्यावर्तन होता है, ठंड का मौसम लगभग जा रहा होता है और ठंडी हवा कहीं से भी आ जाती है। जैसे अगर आप देखें कि जो फरवरी मार्च का मौसम होता है, फरवरी मार्च के मौसम में हिमालय बहुत ठंडे रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का मौसम धीरे धीरे गर्म हो जाता है और जो भी थोड़ा बहुत बादल मौजूद हैं, जो भी थोड़ा बहुत पानी ऊपर आसमान में मौजूद है, वो इधर उधर से ठंडी हवाओं के चक्कर में बन जाता है पूरा बर्फ, और वो बर्फ बनता है ना, तो उसके बाद फिर वो ओले गिरते हैं सीधे। तो देखो, जब पहाड़ों के ऊपर ये हो रहा है तो पहाड़ों के ऊपर बड़ी रिमझिम सी बारिश हो रही है, इसलिए रिमझिम बारिश को हम बर्फबारी कहते हैं। लेकिन ये रिमझिम बारिश हमारे यहां पर नहीं हो सकती, जहां से हम बिलोंग करते हैं, यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पे नहीं हो सकती। और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश साइड तो ओले पड़ने की आशंका रहती ही है इसी वजह से। क्लियर हुआ? तो देखो दोस्तों, यहां तक अगर आप लोग क्लियर समझ गए हो तो बताओ, तो फिर आगे बढ़ा जाए। और समय की सीमा को देखते हुए अभी बहुत सा टॉपिक पढ़ना है, आगे बढ़े। चलिए, बहुत सारे लोगों को यह लगता है दोस्तों कि जो फॉग है वो फॉग एक तरह की बारिश है। फॉग बारिश नहीं होती दोस्त, ये जो बादल होते हैं ना, इनमें जलवाष्प ही होती है। अगर हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हुई ना, तो ये बादल ऊपर जाएंगे ही नहीं। बादल ऊपर जाते क्यों हैं, ये जलवाष्प ऊपर जाती क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो मौसम ठंडा होता जाता है। जब पहाड़ों के ऊपर जाते हो मौसम ठंडा रहता है ना, ये जलवाष्प इसीलिए ऊपर जाती है, गर्म हवाओं द्वारा ले जाई जाती है कि ऊपर जाकर के ये ठंडी हो जाएगी तो बरस जाएगी। गर्म चीज हमेशा ऊपर उठती है ना, ऐसे ही गर्म जलवाष्प के साथ भी सीन है। लेकिन ये जो फॉग होता है, फॉग ऐसा है कि जलवाष्प बनी और उसके बाद ऑलरेडी जमीन ही इतनी ठंडी है कि जलवाष्प ऊपर गई ही नहीं, यही मौजूद है, उसी को फॉग कहते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पे आपको फॉग दिखता है ना ठंड के मौसम में, वही वास्तव में ऊपर बादल है और कुछ नहीं है। फॉग मतलब होता है, या कोहरा जिसको हिंदी में कहते हैं, कोहरा का मतलब धरती पे उतरे हुए बादल और कुछ नहीं। क्लियर हुआ ना? एकदम बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है कि मैदानी क्षेत्र में ओले पड़ने का क्या कारण है ना? जैसा कि मैंने बताया आपको, मैदानी क्षेत्र जितना है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात साइड तो नहीं पड़ते ओले क्योंकि वो समुद्र के काफी नजदीक है, परंतु इन सब जगहों में आमतौर पर उत्तर भारत में ओले पड़ने की आशंका होती है। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट जो है, वो सेकेंड पॉइंट आपको समझना है, और सेकेंड पॉइंट यहां से बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि आप प्रिसिपिटेशन या अवक्षेपण के बारे में समझ गए। प्रिसिपिटेशन या अवक्षेपण जो है वो इतने प्रोसेस को कहते हैं, फ्रॉम कंडेंसेशन टू रेनफॉल, ये कहलाता है प्रिसिपिटेशन अपना। मुद्दा ये है दोस्तों कि अगर हम भारत में मॉनसून की चर्चा करें तो भारत में मॉनसून बहुत अलग अलग जगहों तक फैला हुआ है, और भारत में मॉनसून चारों दिशाओं से आता है। भारत में जो बारिश है ना, भारत में बारिश भी चारों दिशाओं से होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे, और कैसे ये जो चारों दिशाओं से बारिश होती है वो क्या है। तो यहां पर हम लोग आ रहे हैं भारत में मॉनसून, यानी कि मॉनसून इन इंडिया। देखिए, भारत में जो मॉनसून है, भारत में मॉनसून अलग अलग दिशाओं से आता है। मैं इनफैक्ट ये चाहूंगा कि यहां लिख दूं ताकि आप लोगों को ये समझने में दिक्कत ना हो। मॉनसून इन इंडिया
या इसे ही लिखा जाएगा भारत में मॉनसून। देखिए सबसे पहले यहां पर अरेबियन सी है, जो कि आप लोग भी जानते हैं। अरेबियन सी से भी भारत की तरफ मॉनसून आता है। दूसरी तरफ यहां बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल से भी भारत के अंदर मॉनसून आता है। तो एक तरफ मौजूद है बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, और दूसरी तरफ मौजूद है अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा। अच्छा, अरब सागर शाखा से जो मॉनसून आता है, अगर उसकी आप दिशा देखो, भारत में जो दिशाएं हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। यानी लेफ्ट साइड वाला वेस्ट, राइट साइड वाला ईस्ट, ऊपर की तरफ वाला नॉर्थ, और नीचे की तरफ वाला साउथ। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे कंसेप्ट समझो, आप बड़े ध्यान से पहले समझ लो, उसके बाद आप अपनी बातें चैट सेक्शन में रखना। प्लीज पहले पढ़ाई कर लो, मैं आपसे बातें करूंगा लेकिन लास्ट के 10 मिनट में। प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है ना। सुबह के 11 बजे का एक बैच है, मैंने आज तक उससे बेकार बैच नहीं पढ़ाया। प्लीज आप लोग कम से कम उससे बेहतर बने रहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपके सारे डाउट्स मैं बताऊंगा, रिवर सिस्टम की क्लासेस कब होंगी सब कुछ बताऊंगा। पागलपन मत कीजिए प्लीज, ठीक है। देखो अरेबियन सी ब्रांच, ये जो अरब सागर शाखा है, इसका मतलब आप समझिएगा, अरब सागर की शाखा या अरेबियन सी ब्रांच, डायरेक्शन देखिए वेस्ट और साउथ के बीच में है ना, तो इसको कहेंगे साउथ वेस्ट ब्रांच। इसको कहा जाएगा साउथ वेस्ट ब्रांच या साउथ वेस्ट मॉनसून। तो मॉनसून की साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम शाखा कहलाती है अरब सागर शाखा। दक्षिण पश्चिम शाखा ये अरब सागर शाखा कहलाती है। अब मॉनसून की देखिए ईस्ट और साउथ के बीच की एक शाखा है, ईस्ट और साउथ के बीच की शाखा को हम क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाएगा दोस्तों साउथ ईस्ट शाखा। इसे साउथ ईस्ट ब्रांच कहेंगे। साउथ ईस्ट ब्रांच का मतलब दक्षिण पूर्व शाखा, दक्षिण पूर्व शाखा, ये हुई बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, मॉनसून अगर इधर से भारत की तरफ आ रहा है हिमालय के डायरेक्शन से, तो ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, इसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ही कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट ब्रांच, या इसे कहा जाएगा उत्तर पूर्व शाखा। और ये जो उत्तर पूर्व शाखा है, इसको कहा जाएगा मॉनसून रिट्रीट। मैं अभी एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साउथ ईस्ट, मॉनसून रिट्रीट, साउथ वेस्ट, इन सबको एक्सप्लेन करेंगे अभी। मॉनसून रिट्रीट का मतलब होता है, हिंदी में समझिए इसे, मॉनसून प्रत्यावर्तन। इसे कहा जाता है मॉनसून प्रत्यावर्तन। और फिर उसके बाद एक और शाखा है जो भारत में नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आती है दोस्तों, और ये जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आने वाली शाखा है ना, इसे कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। और ये जो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून है, इसे उत्तर पश्चिम शाखा कहते तो हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम शाखा का नाम क्या है, तो उत्तर पश्चिम शाखा का नाम है दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो हर डायरेक्शन से भारत में बारिश होती है। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, वो मजेदार बात क्या है, देखो भारत में जो ये दोनों शाखाएं हैं ना, इन दोनों शाखाओं से ठंड में बारिश होती है, चाहे भारत के किसी भी हिस्से में हो। जैसे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जनवरी फरवरी में बारिश हो जाती है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके में, वहां बारिश होती है। ये इस पूरे क्षेत्र में
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। राजस्थान से जो हमारा स्टूडेंट होगा वो ये जानता होगा कि सर इसको मावट कहते हैं राजस्थान में, मावट या मवात दोनों शब्द कहा जाता है। और दूसरी तरफ ये नॉर्थ ईस्ट शाखा है, इससे यहां भारत के मेनलैंड में बारिश नहीं होती, मॉनसून की शाखा ये जाके बारिश करवाती है यहाँ चेन्नई वगैरह में। तो आप देखो चेन्नई में बाढ़ हमेशा आती है, तो आप पाओगे दिसंबर में बाढ़ आएगी, नवंबर के लास्ट में, लगभग दिसंबर के आसपास वाले मौसम में। अब वो 10-15 दिन इधर उधर भी हो सकता है मानसून, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों जो बारिशें हैं, ये दोनों बारिशों की खास बात यह है कि ये वाला मानसून आता ही विंटर सीजन में है, ये शीत ऋतु में बारिश होती है, और ये जो नीचे वाले मानसून हैं ये दोनों गर्मी के मौसम में, समर सीजन। तो समर सीजन का मतलब होता है जो ग्रीष्म ऋतु है, वो ग्रीष्म ऋतु में इन मॉनसून की वजह से बारिश होती है। क्लियर हुआ? तो देखो दोस्तों, मॉनसून प्रत्यावर्तन नॉर्थ ईस्ट ब्रांच विंटर सीजन में, और समर सीजन में साउथ ईस्ट ब्रांच, नॉर्थ वेस्ट ब्रांच विंटर सीजन में, समर सीजन में साउथ वेस्ट ब्रांच। ये हुआ हमारा, है ना, जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है। लेकिन इस कंसेप्ट के अलावा अब क्वेश्चंस एक तो यही पूछे गए कि नॉर्थ वेस्ट ब्रांच जो है उत्तर पश्चिम शाखा, उसको क्या कहते हैं? तो उसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन में यह भी पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट ब्रांच को क्या कहा जाता है? तो उसको मॉनसून रिट्रीट कहते हैं। अब जैसे देखो, ये जो साउथ ईस्ट ब्रांच है ना, ये लगभग मई के आसपास से एक्टिव हो जाती है। और आप लोगों को एक बात तो पता है, देखिए, मॉनसून को अगर भारत में घुसना है तो ये वाला तट ज्यादा इजी है। क्यों इजी है? मैंने बताया था क्योंकि यहां पे जो पहाड़ हैं वो उतने ऊंचे नहीं हैं। हम लोगों ने पूरे पूर्वी घाट पहाड़ों के बारे में जब जानना शुरू किया तो पूर्वी घाट पहाड़ उतने ज्यादा ऊंचे नहीं हैं, लेकिन अगर पश्चिमी घाट की यहां पर ऊंचाई देखोगे तो वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए पश्चिमी घाट वाला जो मानसून है ना, वो यहां से एंट्री नहीं कर पाता। पश्चिमी घाट वाला मानसून केवल मुंबई के बाद से ही एंट्री करता है इस तरह से भारत के अंदर। लेकिन जो यहां बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है वो तो हर जगह से घुसता है। सीजन दोनों का सेम है, मई से लेकर के सितंबर तक ये खूब एक्टिव रहते हैं मानसून। परंतु ये जो अरब सागर वाला मानसून है ना, अरब सागर वाला मानसून 70 से 75% बारिश करवाता है। ये जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है ये लगभग 25 से 30% के आसपास बारिश करवाने के लिए जिम्मेदार है। और ऊपर के जो दो हैं, इनसे तो बस रीजनल बारिश होती है, किसी एक क्षेत्र में पानी बरस गया तो बरस गया, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बारिश करवाते हैं। और भारत में हर जगह इन्हीं की वजह से बारिश होती है। ठीक है ना? तो रीजन क्या है दोस्तों, समझ गए ना आप कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट इतने इरेगुलर हैं, यानी कि ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में ऊंचाई ही नहीं है, मैदानी क्षेत्र है, घुस जाता है मानसून अंदर। वेस्टर्न घाट में नहीं घुस पाता, यहां ऊंचाई ज्यादा है, और इसके ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से इसका यहां से घुसना मुश्किल पड़ जाता है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। आगे चल करके मैं कुछ और पॉइंट जो है वो कुछ और पॉइंट यहाँ पर कवर करवाता हूँ, और कुछ और जो पॉइंट्स हैं उनको आप कवर कीजिएगा। मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि मैंने सबके नाम देखे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। वादा करता हूँ आपसे, आप दोबारा मेरी क्लास नहीं कर पाओगे। चाहे जिस भी वजह से आप किसी को भी रिप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आपको गाली ही दे रहा हो, यदि आप उसे रिप्लाई कर रहे हो तो आप मेरी क्लास नहीं कर पाओगे। गाली देने वाला तो नहीं ही कर पाएगा। मैं आपको 100% भरोसा दिलवाता हूं इस बात का, सिर्फ और सिर्फ जो लोग मुझसे बातें कर रहे हैं वही इस क्लास में रहेंगे। दैट इज डन एंड डस्टेड। ये मैं गुस्से में बोल रहा हूं प्रॉपरली आपको, चाहे आप इसे मेरा गुस्सा समझो या मेरा डिटर्मिनेशन इस बात पे। अब दोस्तों, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग ध्यान देना शुरू करें, और आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो जरूरी होते हैं, इसलिए आपके डाउट्स पर हम फोकस भी करेंगे। भारत में हम सबसे पहले पहली शाखा को पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले जो पहली शाखा है उस पहली शाखा को आप लोग बड़े ध्यान से समझो, है ना। पहली शाखा जो है वो है साउथ ईस्ट मॉनसून।
साउथ ईस्ट मानसून को क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट मानसून को हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा यानी कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अच्छा, चूंकि हम चर्चा ही कर रहे हैं दक्षिण पूर्व शाखा की, तो दक्षिण पूर्व शाखा में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझिएगा कि क्यों। देखो, ये जो बारिश है, ये बारिश भारत के लगभग जितने भी कोस्टल राज्य हैं उन सब कोस्टल राज्यों में घुसती है, और इसी की वजह से थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। मई के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा, आप में से जो यूपी बिहार वाले होंगे, आपने ये चीज देखी होगी कि यूपी बिहार में अक्सर मई के महीने में अचानक तूफान आएगा, बारिश होगी, और जो शादियों में टेंट लगा होता है वो उखाड़ देंगे, जो सब्जी का गंजा चढ़ा होता है सब्जी गंजा पलटा देगी, और उसके बाद वो बारिश निकल जाएगी, 20-25 मिनट में काम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 20-25 मिनट की अचानक से बारिश आती है ना, ये अचानक से बारिश कहलाती है, थंडर स्टॉर्म कहते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि थंडर स्टॉर्म, तो एक ये पॉइंट हो गया। कौन सी शाखा की वजह से उत्तर भारत में झंझावात आते हैं? तो जिससे आप झंझावात कहते हो, अचानक से बवंडर टाइप का आएगा ना, यूं घूमते घूमते हवा आती है ना, और वो सब कुछ उखाड़ देती है अचानक से। तो उत्तर भारत में झंझावात यानी कि थंडर स्टॉर्म्स इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में झंझावात। अब एक पॉइंट और है, इसको ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो बारिश है, ये बारिश है बड़ी बढ़िया, बताता हूं क्यों। जब इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में बारिश होती है, तो पश्चिम बंगाल में साउथ ईस्ट मानसून की वजह से होने वाली बारिश को कहते हैं काल बैसाखी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वेस्ट बंगाल में बारिश को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है, और काल बैसाखी के साथ साथ एक और नाम दिया जाता है, वो है नॉर्वेस्टर। ठीक है, एक तो इसको काल बैसाखी कहते हैं, अथवा और इसको नॉर्वेस्टर नाम भी दिया जाता है। नॉर्वेस्टर, भारत का नॉर्वेस्टर। एक और बात बता देता हूं, पश्चिम बंगाल की बात तो हुई, पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरा राज्य जहां पर यह बारिश होती है वो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के हिस्से में इसी बारिश की वजह से आम पकने लगते हैं, और ये जो इसी बारिश की वजह से आम पकते हैं ना दोस्तों, उस वजह से ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्य हिस्सों में आंध्रा रीजन है ना, जो आंध्र का पूरा क्षेत्र है, उस आंध्र क्षेत्र में इसे कहा जाता है मैंगो शावर। भाई आम पके तो मैंगो शावर कहलाया, मैंगो शावर का मतलब हो गया आम्र वर्षा। अब देखिएगा, तीसरे नंबर पर जब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरे नंबर पर इसका एक हिस्सा और है कि ये मॉनसून आगे की तरफ बढ़ता है ऐसे, और ये मॉनसून आगे की तरफ बढ़ते हुए कर्नाटक और केरला में भी बारिश कराता है। कर्नाटक और केरल में कॉफी बीन्स इसी की वजह से पक के तैयार होते हैं। तो कर्नाटक और केरला, जो कोंकण का मालाबार का एरिया है वो पश्चिम का तट है, और जो कर्नाटक और केरला का एरिया है वो कर्नाटक और केरला एरिया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिक्सचर वाला एरिया। तो यहां पर एक पॉइंट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं। तो कर्नाटक में इसे कॉफी शावर कहा जाता है, मतलब इस बारिश को, इसकी वजह से कॉफी बीन्स पक जाते हैं, तो इसे कॉफी वर्षा नाम दिया जाता है। और चौथा पॉइंट यह है जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पे, वो ये कि केरला में इसे क्या कहते हैं,
तो देखो दोस्तों, जो केरल है, केरल में इस बारिश को क्या कहा जाता है? इस बारिश को कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं, यह भी पूछा हुआ है परीक्षा में। अब केरला, कर्नाटक, आंध्रा रीजन और वेस्ट बंगाल, इनमें चारों के अलग अलग साउथ ईस्ट मॉनसून के नाम हैं। लेकिन साउथ ईस्ट मॉनसून में एक और फैंटास्टिक थिंग है जिसके बारे में मैं आपको बताना भूला। देखो दोस्तों, ये पूरा बॉर्डर एरिया है म्यांमार का। आप सभी लोग जानते हो इधर भारत का हिस्सा है। यहां पर अबोर हिल्स, यहां पर मिरी हिल्स, आगे मिशमी हिल्स और उसके ऊपर फिर नीचे की तरफ पटकाई बम, फिर पटकाई बम के अलावा नागा हिल्स, नागा हिल्स के बाद मिजो हिल्स, लुशई हिल्स, और फिर उसके बाद ये देखिए यहां पर भी पहाड़ी क्षेत्र ही है, और ये पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है अराकान योमा। तो ये जो म्यांमार की पर्वत श्रृंखला है, इस म्यांमार की पर्वत श्रृंखला को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि म्यांमार में किस पर्वत श्रृंखला को अराकान योमा कहते हैं, जो कि लुशई का विस्तार है नीचे की तरफ। अब आप देखो कि ये पूरा क्षेत्र, अच्छा ऊपर तो पूरे हिमालय हैं और यहां वाला एरिया पूरा लॉक है। बांग्लादेश प्लेन एरिया है, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश और भारत के बीच ये डाउकी फॉल्ट आता है, डाउकी फॉल्ट के ऊपर पूरा पूरा मेघालय वाला हिस्सा है। यानी कि जितना भी मॉनसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से बांग्लादेश की तरफ जाएगा, उस सभी के सभी मॉनसून को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यह मॉनसून को रीडायरेक्ट करके ऊपर भेजा जाता है। यहां से मॉनसून ऊपर जा ही रहा है और यह सारा का सारा मॉनसून दिशा पकड़ के पहुंचता है सिर्फ एक जगह पर, और उस जगह को हम लोग कहते हैं दोस्तों मेघालय, क्योंकि मेघालय यहीं से पठार शुरू होता है। और ये बीच में जो जगह है, इसको के लिखा मैंने, के का मतलब ये खासी हिल्स। पूरे मेघालय में पूरे साल भर बारिश होती है, क्योंकि साल भर ये बंगाल की खाड़ी से मॉनसून की हवाएं मेघालय में पहुंचती हैं। तो ये खासी पहाड़ी, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया था, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि मेघालय का पठार, मेघालय जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं, मेघालय के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं मेघालय के पठार को शिलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है। और मेघालय अथवा शिलोंग के पठार पर ये जो खासी पहाड़ी है, खासी हिल्स, इस खासी हिल्स का ईस्टर्न रीजन ये पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2022 में। एसएससी सीएचएसएल 2022 में ये पूछा गया कि खासी पहाड़ी के किस दिशा में चेरापूंजी और मासिमराम हैं। तो खासी पहाड़ी के ईस्टर्न रीजन यानी कि पूर्वी हिस्से में, खासी पहाड़ी का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर दो जगहें हैं। एक जगह का नाम है चेरापूंजी, चेरापूंजी, और दूसरे जगह का नाम है मासिम राम। तो ये हो गया चेरापूंजी और दूसरी जगह का नाम है मासिम राम। ये जो दोनों जगह हैं ना, ये विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थल हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। लगभग मान के चलिए कि 1100 से 1200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, इतना रेनफॉल है। अब आपको यह भी बता देता हूं कि इतनी वर्षा को मापते कैसे हैं। तो देखो, कुछ नहीं, एक बीकर होता है, कांच का या प्लास्टिक का होगा, उसमें वो मिलीमीटर के निशान लगे रहते हैं। उसको ले जाके छत पे रखना होता है। हर 24 आवर्स में हम देखते हैं कि उसमें कितना पानी भर गया बारिश की वजह से। जितना पानी भरता गया हम पूरे साल भर में उसको जोड़ लेते हैं। साल भर में जोड़ के हमको जो डिस्टेंस मिल गई वही हम लिख देते हैं, इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। तो अगर आपके पास कोई कटोरा है जिसमें ml बने हुए हैं, तो आप वो कटोरे को ले जाके अपने छत पे रखो और उस कटोरे में आप हर दिन ये देखो कि इसमें कितना पानी बरसा, और जितना पानी बरसा वो मिला करके अगर आप बता दो कि साल भर में मेरे घर में इतने सेंटीमीटर बारिश होती है, तो वो आपके घर का पैमाना हो जाएगा।
कोई नापने का कुछ खास ऐसा नहीं है कि 1100-1200 सेंटीमीटर कैसे मापते हैं, कुछ नहीं। घर के ऊपर कटोरा रखा है, उस कटोरे की रीडिंग हर दिन देखनी है, बात खत्म। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापना हो तो हर दिन थर्मोमीटर लगा के आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापा और एवरेज बता दिया कि साल भर एवरेज इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है बॉडी का। ऐसा ही है, जैसे बीपी को मापते रहते हैं ना, हर 10 दिन में बीपी माप लिया तो पता चल गया कब बीपी बढ़ा कब बीपी घटा, है ना। साल भर एक एवरेज निकाल लिया कि हाँ भाई इसका जो बीपी है वही 120-80 के आसपास रहता है, तो ठीक ठाक है ये। तो ये एकदम ना कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये 1100 से 1200 सेंटीमीटर बारिश किस वजह से होती है दोस्तों? सो 1100 से 1200 सेंटीमीटर बारिश जो हो रही है ड्यू टू अराकान योमा माउंटेन रेंज, ड्यू टू अराकान योमा माउंटेन्स। म्यांमार, ठीक है। अब बताओ दोस्तों, यहां पर आप लोगों को सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया? बताइए, आज तक आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा रहा होगा कि चेरापूंजी और मासिमराम में ही इतनी बारिश क्यों होती है, बाकी और जगहों पर क्यों नहीं होती। ये है इसके पीछे रीजन। गुड जॉब। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चल के और भी कंसेप्ट्स हैं जो कंसेप्ट्स आपको सिखाएंगे। पेड क्लासेस देने का जो हमारा उद्देश्य है आपको, वो बस इतना ही है कि आप कॉन्सेप्ट सीख जाएं ताकि आपको किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन दे दे आप उसमें कभी ना फंसे। मैं इसका एक प्राइम एग्जांपल देता हूं दोस्त, ध्यान से सुनो। 2022 में जब एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था ना कि चेरापूंजी और मासिमराम खासी हिल के कौन सी दिशा में है, तब तक मैं ये नहीं बताया करता था कि ईस्टर्न रीजन या पूर्वी हिस्से में है। एक्चुअली जो खासी हिल का पूर्व तरफ का हिस्सा है वो मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको बोलते हैं ईस्टर्न खासी डिस्ट्रिक्ट। उसका नाम ही है पूर्वी खासी, जिले का नाम है पूर्वी खासी जिला, ठीक है। तो मैं बोल देता था कि पूर्वी खासी जिले में ये चेरापूंजी और मासिमराम नाम की जगह है। तो जब हमारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछा ना कि कौन सी दिशा में है, तो हमारे स्टूडेंट्स ने ये आइडिया लगा लिया कि सर ने बोला था कि पूर्वी खासी जिले में है। अब जरूरी नहीं है ना कि हर चीज जो वेस्ट बंगाल के नाम पर हो वो भारत देश के ईस्ट में हो। तो हमारे बच्चों ने दिमाग लगाया कि पूर्वी खासी जिला है अगर, इसका मतलब खासी का पूर्व दिशा ही होगा, और बच्चों ने पूर्व दिशा को टिक भी मारा और वो सही भी हुआ। तो एक सिलेक्टेड स्टूडेंट ने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मैंने उसकी बात को पकड़ा कि हाँ, कॉन्सेप्ट पढ़ना कितना आवश्यक है। इसलिए हम पेड में सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। एमसीक्यूज का क्या है, आप रोज सुबह 9 बजे एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ पढ़िए, 50-50 एमसीक्यूज डेली पढ़ते रहिए। एक महीने में कम से कम 1500 एमसीक्यूज तो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे। एमसीक्यूज का क्या है दोस्त, कंसेप्ट नहीं पढ़ाता मैं कभी कहीं, कंसेप्ट के लिए पे करना पड़ता है ना। चलो खैर आगे चले। तो आगे चल करके हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, और वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून, और ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून। अरब सागर की शाखा है ये, तो यहां पे हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं अरेबियन सी ब्रांच। इसे ही कहते हैं अरब सागर शाखा। क्लियर है? तो अब देखना, हाँ, जो अरब सागर की शाखा है, जो अरब सागर का जो कंसेप्ट है, वो अरब सागर का कंसेप्ट आप थोड़े से अच्छे से समझिए। अरब सागर से जो बारिश आती है वो बारिश भारत में 70 से 75% बारिश करवाती है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में 70 से 75% वर्षा के लिए जिम्मेदार है, वर्षा के लिए जिम्मेदार, जिम्मेदार कहिए उत्तरदायी कहिए, बात बराबर है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर 70 to 75% ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। 70 से 75%।
अब ये जो मॉनसून है, ये मॉनसून कहां कहां पे टच करता है। अब इसका ये मत सोचिएगा कि ये कहां कहां पे टच करता है और कहां कहां पे इसकी जगहें हैं। इसकी डेट याद करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। लगभग 1 जून के आसपास ये केरल के कोच्चि पे पहुंचता है, तो 1 जून याद रखिए। फिर लगभग ये 5 जून के आसपास पहुंच जाता है गोवा पे, तो 1 जून के आसपास मैंने इसको कोच्चि लिख दिया यहां पे, 5 जून के आसपास मैंने इसको गोवा लिख दिया यहां पे। लगभग मान के चलो कि 10 जून के आसपास, है ना, 10 जून के आसपास ये पहुंच जाता है मुंबई, और मुंबई में बारिश होने लग जाती है। लगभग ये मान करके चलो कि 15 जून के आसपास ये काठियावाड़ वाले एरिया में पहुंच जाता है। इसको मैंने बताया था गुजरात पढ़ाते समय कि ये काठियावाड़ का हिस्सा है, तो लगभग ये मान करके चलो कि ये काठियावाड़ के हिस्से तक पहुंच जाता है। और पूरा जो सौराष्ट्र क्षेत्र है ना ये वाला, तो ये 20 जून के आसपास ये पूरा सौराष्ट्र। अब मतलब जब मैं आपको ये कह रहा हूं ना, इसको कहते हुए मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि आप देखो, ये बारिश सिर्फ इस जगह को टच नहीं करती, अंदर घुसती है। और जो ये अंदर घुसती है ना बारिश, ये अंदर कहां कहां तक घुसती है देखना, हाँ ध्यान से, ध्यान से सुनो सबसे पहले, और फिर उसके बाद आपको यहां पे ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना, हाँ, ये ध्यान से सुनिए। ये लगभग 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचा, लगभग 15 जून के आसपास जो काठियावाड़ का कोस्ट है वहां, 20 जून के आसपास देखिए सोमनाथ से होते हुए ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, इधर देखिए 15 जून के आसपास मुंबई से घुसते हुए मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में, ठीक है। ये 25 जून के आसपास देखिए लगभग दिल्ली पहुंचता है। 30 जून के आसपास ये हरियाणा पंजाब में बारिश कराता है। 5 जुलाई के आसपास ये पाकिस्तान की तरफ, 8 जुलाई तो खैर ठीक है। अब आपको एक और बढ़िया सा कारण बताता हूं। आपको लगता है ना कि भारत में क्यों है मरुस्थल? देखो, अगर हमारे जो अरावली पर्वत हैं, अरावली पर्वत हमारे कैसे हैं? अरावली पर्वत हमारे लगभग ऐसे हैं, ये अरावली के पर्वत हैं। अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि मॉनसून की जो लाइन है वो मॉनसून की लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? बताइए। जो मॉनसून है मॉनसून के अरावली समानांतर हैं या मॉनसून के लंबवत हैं? बताओ, पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल है ना। स्वाभाविक सी बात है, ये पैरेलल है इसलिए मॉनसून रुकता ही नहीं, पैरेलल है इसलिए मॉनसून नहीं रुकता। सोचो कि अगर ये ऐसे होते तो क्या होता? अगर ये अरावली ऐसे होते ना, तो यहां पर कभी रेगिस्तान नहीं होता, ये एरिया कभी भी रेगिस्तान नहीं होता, ये एरिया उपजाऊ क्षेत्र होता, क्योंकि बादल यहां रुकते तो बारिश होती। यहां पे बादल रुकते ही नहीं, ऑब्स्टेकल ही नहीं है, ऑब्स्टेकल ही नहीं है, तो सारी हवाएं आगे की तरफ बढ़ के यहां, अब देखो यहां है ये हिमालय, तो भाई साहब यहां बारिश होती है खूब, जहां आगे रोका वहीं बारिश करवाई। लॉजिक समझ में आया? अगर अरावली मॉनसून की हवाओं के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होते तो बारिश थार का मरुस्थल ही ना होता, लेकिन अरावली जो है वो पैरेलल है, थार का मरुस्थल होना बनता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और जो कंसेप्ट है वो बताऊंगा, और उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं इसे। इसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उत्तर पूर्वी शाखा। और ये जो उत्तर पूर्वी शाखा है, इस उत्तर पूर्वी शाखा में इसे कहते हैं मॉनसून रिट्रीट, इसे कहा जाता है मॉनसून प्रत्यावर्तन। अब देखिए, जो मॉनसून यहां से घुसा ना, तो कुछ मॉनसून तो यहां से ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन
जो मॉनसून ऊपर की तरफ नहीं गया उसका क्या? मान लीजिए कि ये मॉनसून इधर गया, यहां टकराया, तो यहां टकराने के बाद हिमालय की हवाएं उसे ऐसे मोड़ेंगी ना, नीचे की तरफ आएगा। जो मॉनसून यहां से गया है तो यहां टकराने के बाद वो वापस तो आएगा ऐसे, या जो भी हवाएं यहां पर मौजूद हैं वो सभी हवाएं घूम करके इस दिशा की ओर आएंगी और हवाओं का क्रम ही ऐसे चलेगा, क्योंकि समुंदर की तरफ से हवाएं जाएंगी और उसके बाद हिमालय से टकरा करके वापस भी आएंगी, क्योंकि हिमालय यहां से यहां तक फैले ही हुए हैं और ऊपर से नीचे तक अराकान योमा है। क्लियर हुआ? सही बताओ, सब लोगों को क्लियर हुआ ना? प्रशांत वर्मा प्लीज स्टॉप यार, अभी मैं आपका डाउट लूंगा। आप प्लीज रुक सकते हो थोड़ा। आपके जब मम्मी पापा बीच में बात कर रहे होते हैं तो आप बीच में नहीं बोलते ना। वैसे ही पहले मुझे पढ़ा लेने दो सारे स्टूडेंट्स, ये नया बैच नहीं है, पुराना बैच है, तो प्लीज, है ना। नेवर शो योर सेल्फ दैट यू आर अ फूल, at least in front of the person who is teaching you. It is very important and very necessary to have that sensible patience, at least when faculty itself is announcing कि मैं लास्ट में डाउट लूंगा, है ना, प्लीज। तो देखो दोस्तों, अगर इतने बड़े पहाड़ हैं तो ये मॉनसून रिट्रीट है। अब देखो मॉनसून रिट्रीट के साथ समस्या क्या है, समस्या नहीं मतलब इसका जो एक नेचर है, ये हवाएं यहां से आ रही हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर थोड़ा बहुत जो भी जलवाष्प है, जो भी वाटर वेपर्स है, वो वाटर वेपर्स लेकर के आई और फिर टकराई कहां पे? कोरोमंडल पे। ये देखिए, आप हमेशा पढ़ोगे कि दिसंबर के आसपास जो बारिश है वो हमेशा कोरोमंडल के तट पर होती है, और वो दिसंबर के आसपास जो बारिश है कोरोमंडल के तट पर होती है, वो कोरोमंडल के तट पर बारिश होने का कारण ये मॉनसून रिट्रीट है। तो जितनी भी हवाएं हिमालय की वजह से रिटर्न आती हैं टुवर्ड्स इंडियन ओशियन, वो हवाएं नवंबर दिसंबर के आसपास थोड़ा बहुत वाटर वेपर्स लेकर के कोरोमंडल के कोस्ट पे टकराती हैं और कोरोमंडल के कोस्ट पे फिर वो रेनफॉल कॉज करती हैं, रेनफॉल करती हैं। क्लियर हुआ? है ना। तो ये है एक मॉनसून रिट्रीट का सिस्टम। तो कॉजेस हैवी रेनफॉल, causes heavy rainfall on Coromandel coast, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट पर वर्षा, और वो भी कब? ठंड में। तट पर शीत ऋतु के दौरान वर्षा। कौन सा वाला है? नवंबर दिसंबर के दौरान। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं सिर्फ और सिर्फ वही मॉनसून वाली हवाएं हैं जो पहले साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ आई और अब उनके पास जलवाष्प नहीं है, वो खाली हो चुकी हैं, बेरोजगार हैं कुल मिला के, तो बेरोजगार अब लौट रही हैं वापस। ऐसे ही समझो सीजनल है ये। तो सीजन में बारिश हुई इस एरिया में, अब उसके बाद वो हवाएं जो वाटर वेपर्स को लेके आ रही थी वो हवाएं वापस भी तो जाएंगी। अरे वाटर वेपर्स अकेले थोड़ी ना आते हैं, वो आते तो हवा के साथ ही हैं। मूविंग विंड्स, तो मूविंग विंड्स के साथ आए तो मूविंग विंड्स के साथ लौटेंगे भी। अब वो मूविंग विंड यहाँ पे कॉज कर दे, कुछ बवाल कर दे, तो वो बात की बात है हमारी। ऐसे ही एक और सिस्टम है जिस सिस्टम को दोस्तों हम लोग कहते हैं ये वाला जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को कहा जाता है दिस इज कॉल्ड, इसको, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पश्चिमी विक्षोभ को समझिए, एंड भूमिका आपके डाउट को हम लेंगे, डोंट वरी। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है शुरू कहां से होते हैं? भूमध्य सागर से। देखो यूरोप में वर्षा कब होती है? यूरोप में शीत ऋतु में वर्षा होती है, हमेशा याद रखिए।
जो शीतोष्ण देश होते हैं उनके बारे में मैं बता रहा था आपको भाई, जो मौसम लंबा चलेगा उसी में बारिश होती है। हमारे यहाँ गर्मी लंबी चलती है, हमारे यहाँ मार्च अप्रैल से गर्मी पड़ने लग जाती है, उधर अक्टूबर नवंबर तक गर्मी पड़ती है, इसी बीच में बारिश होती है। उनके यहाँ इसी मौसम में ठंड पड़ती है ना। ऐसे मतलब ऐसे ही मौसम में उनके यहाँ ठंड पड़ती है। सिर्फ मई जून का वक्त होता है यूरोप में, जो मई जून के वक्त में थोड़ा नॉर्मल होते हैं वो, बाकी ठंडी पड़ती रहती है। तो उनके यहाँ ठंड में बारिश होगी नवंबर दिसंबर के टाइम पर। जो मौसम लंबा उसी मौसम में बारिश। कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ हवाएं यूरोप की तरफ तो जाती ही हैं, लेकिन कुछ कुछ भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से उठी तो ये ब्लैक सी पहुंची। ये है ब्लैक सी यानी काला सागर। फिर काला सागर से और आगे पहुंची तो ये कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर से सीधे इंडिया आती है। ये देखिए, अब देखो इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास है डिफेंस, नेचुरल डिफेंस है। ये ऊपर पामीर का पूरा पठार एरिया है, ये मैंने आपको पढ़ाया पामीर एरिया, ये वाला पामीर एरिया है पूरा। पामीर के बाद ये हिमालय है, तो हिमालय माउंटेन तो है ही, और इधर वाले एरिया में ये पूरे हिंदू कुश हैं। तो अब एक बार ये जब हवा पहुंची तो उसके बाद ये लॉक हो जाती है, और जब ये लॉक होती है ना, तो लॉक होने की वजह से इस एरिया में बारिश करवाती है, जो एनसीआर के आसपास का क्षेत्र है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी उत्तर प्रदेश, कुछ कुछ उत्तराखंड के हिस्से तक पहुंचेगी बारिश, राजस्थान के ऊपरी हिस्से में। अब राजस्थान के कोई जोधपुर में बारिश नहीं हो रही इसकी वजह से, राजस्थान के श्री गंगानगर वाले एरिया में, हनुमानगढ़ वाले एरिया में वहां बारिश होगी। राजस्थान में इसी को कहते हैं मावट। तो मेरे ख्याल से ये तो समझ गए आप कि कहां से ये वर्षा आती है। आपको ये बताना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उनको हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो बस यहाँ पर 1 मिनट में लिख दूं और आप लोगों के डाउट लेता हूं। और डाउट लेने से पहले बताता हूं आप लोगों को कि क्लास में शिष्टाचार क्या होता है, फिर उसके बाद बाकी सारी की सारी बातें होंगी। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए है केवल, बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ, फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन टेरेनियन, हाँ मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी से कैस्पियन सी से इंडिया, और इंडिया में भी कहां कहां पर, तो इंडिया में भी इंडिया के नॉर्थ में, यानी कि एक तो एनसीआर वाला क्षेत्र हरियाणा, दूसरा क्षेत्र पंजाब, राजस्थान, एंड ऑफ कोर्स दिल्ली। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं, इंग्लिश में तो मेडिटेरेनियन सी है। ब्लैक सी को काला सागर कहते हैं। एक तो ट्रांसलेटर की नौकरी बन गई है ये, और कैस्पियन सागर भी इसे कहते हैं, कैस्पियन सागर। और फिर इंडिया का मतलब होता है भारत, जो कि आप लोग जानते हो। बाकी रही बात हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इंक्लूडिंग दिल्ली ऑल्सो। सो दिल्ली एंड यूपी प्लस यूके के थोड़े हिस्से में। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं, मावट, मावट कहिए या मवात कहिए, दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग क्षेत्र में। तो इस वर्षा को मावट कहते हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलो अब आता है यहां पे कंसेप्ट। देखिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि सबसे पहला प्रश्न, कॉज ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया। यहां पे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या कहता है, ये कह रहा है साउथ वेस्ट मानसून, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। आपको पता है कि बी आंसर इसका सही होगा। और यही देखिए अगले क्वेश्चन में बी आंसर लिखा है, यूरोप में शीत ऋतु में वर्षा, वही समझाने की कोशिश कर रहा था।
नाउ कम द प्रशांत वर्मा, जो हमारे स्टूडेंट थे वो आ जाएं प्लीज। मैं आपको बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्त कि जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आपके पास केवल पेशेंस रखने के अलावा कुछ रास्ता नहीं है। हर बात में आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है, आप कई बार शांत भी रह सकते हैं। आपकी बात सुनी जाएगी समय आने पर। भगवान से जो मांगते हो वो उसी टाइम पे मिल जाता है क्या? नहीं ना। पर भगवान जो देते हैं एकदम सही देते हैं। वैसे ही कम से कम गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये बात अगर कबीरदास जी कह के गए हैं कि गुरु का दर्जा भगवान से भी श्रेष्ठ है, तो मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, कम से कम मेरी बात तो मान लो बड़ा समझ के। प्लीज आप लोग कमेंट में आया करिए, तो कमेंट में आने के बाद इट्स लाइक नॉर्मल लिखा करिए, ठीक है? हाँ, मनीष सरोहा, हम बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कौन बना रहा भाई? हाँ, हिल्स एंड रेंजेस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ राहुल राज, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी क्लासेस मौजूद हैं, आप जा करके रिकॉर्डिंग देखिए इस बैच की ऊपर की, ठीक है? थैंक यू सो मच रोहित एंड अभिषेक। मई जून वाली बारिश कोरोमंडल में दिसंबर में होती है, हाँ जी गुलशन, पर वो हवाओं के लौट जाने की वजह से। दिस इज नॉट गुड, सेम क्लास एमटीएस में 4 दिन पहले लाइव थी। पैरेलल बैचेस चल रहे हैं मनीष, अगर वो क्लास वहां पर लाइव नहीं थी, वो क्लास हमने पढ़ाई है, फिर उसके बाद यहां पर हम पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या है? और मॉनसून जो टॉपिक है, मॉनसून टॉपिक अलग हो जाएगा, तो कल को मतलब एक बैच में अगर किसी मैथ्स के फैकल्टी ने एवरेज टॉपिक पढ़ा दिया है या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया है, तो वो अब एवरेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ाए ही ना दूसरे बैच में, अब वो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाने लग जाए। भाई जो सिलेबस होगा वही तो पढ़ाएंगे। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ बनाया जा रहा है कि टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, तो भाई तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें बेवकूफ बनाया नहीं जा रहा। ठीक है, ओडिशा में मॉनसून का वही टाइम है सुशांति, गर्मी का। अंकित राणा, वो फाउंडेशन बैच के टॉपिक्स हैं डियर, ये एमटीएस जीडी सिलेक्शन पोस्ट वाले जो बैचेस हैं वो ये है, यही है ये। हाँ, डस्ट टॉर्नेडोज फेमस इन साउथ ईस्ट मानसून थंडरस्टॉर्म्स, नहीं अंशुमन, पहला आपका ऑप्शन गलत है। देयर इज चेरी ब्लॉसम इन खासी हिल्स इज सेम एज चेरी ब्लॉसम इन केरला, हाँ चेरी के फूल खिल जाते हैं, वो है। थैंक यू रोहित, अच्छी है मम्मा, अब उनकी सर्जरी है, उस सर्जरी की वजह से मुझे जाना भी पड़ेगा अभी घर। रिवर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ, यस रिवर सिस्टम कल सुबह 11 बजे पढ़ाएंगे, 11 बजे से लेके 1 बजे तक। कल सैटरडे है, कोई क्लास नहीं है आपकी, हमने देख लिया है। कल सुबह सुबह 11 बजे मुलाकात होगी। रिवर सिस्टम का तो बताने का ही भूल गया था। क्लियर हुआ ना? दीपिका, गर्मियों में मई से लेके सितंबर तक। भूमिका, बे ऑफ बंगाल पूरे इंडिया में रेनफॉल करता है, हाँ मतलब करता तो है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना स्ट्रांग साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट बहुत स्ट्रांग है, अरेबियन सी वाली ब्रांच। अर्जुन सिंह जी, मुझे नहीं पता एनवीएस का एग्जाम कब तक होगा, मैं आपको एक बार देख करके बताऊंगा। मनीष कह रहा आप हर क्लास में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ाते हो, तो भाई जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको तो पढ़ना ही है ना बेसिक से। अगर आपको नए क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप यूट्यूब पर क्लासेस कीजिए ना, डेली सुबह 9 बजे, आपको हर दिन नया टॉपिक मिलेगा, सेम टू सेम कभी नहीं मिलेगा, आपको नए नए टॉपिक्स मिलेंगे उसमें। पर जो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का फिक्स सिलेबस है, उस फिक्स सिलेबस में मैं ऐड क्या कर दूं नया? ये तो वही बात हो गई कि आपका नाम नितिन है, मैं नितिन नितिन बार बार नहीं कह सकता, ये जो भी आपका नाम है ना, ऐसा नहीं करते बाबू। हाँ लखविंदर सिंह जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल और जम्मू के थोड़े हिस्सों में बारिश करवाते हैं, ये बात सही है। यस, मॉनसून कंप्लीट हो गया सनी, थैंक यू सो मच। आशीष का, सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन से, सबसे कम वर्षा कौन से रीजन में होती है? थार में भाई, थार में 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हाँ लखविंदर, यस दे आर रिस्पॉन्सिबल इवन फॉर द स्नोफॉल ऑल्सो। साउथ ईस्ट में कितना प्रेजेंट रेनफॉल होता है, कितना परसेंट? अरे यार परसेंट की स्पेलिंग सही लिखो, कितना परसेंट रेनफॉल होता है? 25%, 20 से 25% के लगभग। थैंक यू अंकुर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अरावली से टकराते होंगे बिकॉज वो परपेंडिकुलर होगा, टकराते तो हैं लेकिन अरावली तक नहीं आते, वो हिंदू कुश और हिमालय के आसपास वाले रीजन में होते हैं। अरावली इतना ऊपर नहीं होता ना डियर, अरावली का क्या है, एलिवेशन इतना ज्यादा नहीं है।
कुलविंदर क्या कह रहे हैं? आप मेरी बात नहीं सुन रहे, जाओ, आपसे गुस्सा हूं मैं। अरे भाई लिख दो दोबारा छूट गया होगा। प्रांजल कह रहे हैं कि हमें आपका समाधान बैच ले लिया है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। ओह ग्रेट, बढ़िया, पढ़ लीजिए आप उसमें। थैंक यू धनंजय। अल नीनो से क्वेश्चन नहीं आते राजदीप। अल नीनो बाय नवदीप सर, ये आप सर्च कर लोगे तो यूट्यूब पे आपको क्लास मिल जाएगी। यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है अल नीनो, वहां कहीं दिक्कत आए तो पूछ लेना एक बारी। है नहीं आपके टॉपिक में, वही बात हो गई ना कि डिफरेंशियल कैलकुलस मैथ्स में है नहीं तो पढ़ाऊं क्यों। पर यूट्यूब में हमको आज़ादी मिल जाती है बहुत सारा पढ़ाने की, तो हम यूट्यूब में अलग अलग चीज़ें पढ़ाते रहते हैं। बुक एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी के लिए जीके जीएस की बुक चाहिए। किरण वगैरह की जो रेलवे की आती हैं, स्पीडी की आती हैं, उनमें से प्रैक्टिस कीजिए, स्पीडी और किरण। कुलविंदर ये लिखा लिखा है आपको मिल जाएगा यार नोट्स, टेंशन क्यों लेते हो? आप ही लोगों के लिए तो लिख के पढ़ाना शुरू किया है, फाउंडेशन में इतना नहीं लिखता मैं राजस्थान में उस वर्षा को मावट कहते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास लेने के बाद आप अपने ऐप के होम पेज पर जाइए, कम्युनिटी का ऑप्शन है, कम्युनिटी में जाकर के आप पहुंच जाइए जीएस बाई नवदीप सर ग्रुप में, वहां अपने डाउट पोस्ट कर दिया करिए। नहीं तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी हमको ढूंढ लो, हम आपको मिल जाएंगे, वहां पूछ लिया करो यार। वेरी गुड सचिन। अरे मैं क्या बोलूं यार, सुबह वाला बैच तो पगला हो गया था। हाँ मनीष सरोहा, yes there is a foundation batch in which we have aligned for about 60 classes for geography. I would rather suggest you to get into that batch so that it could be able, it could be good for you to understand and learn more concepts of geography, है ना? So Manish, that's my request to you. Okay. हाँ सदाफ शाहीन, बेस्ट है उतना जितना हम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा करते हो आप लोग, नोट्स बना लेते हो, दैट्स वेरी गुड। लास्ट डाउट सर, हाउ अरेबियन रेनफॉल एंटर्स इन इंडिया इवन वेस्टर्न घाट परपेंडिकुलर टू द मानसून? नहीं, परपेंडिकुलर टू द मानसून है, लेकिन मुंबई से लेकर के गुजरात का एरिया खुला भी तो है। मैंने पढ़ाया है यार, यही तो पढ़ाया था तो लखविंदर बाबू, सॉरी लखविंदर पाजी जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनका एलिवेशन शुरू होता है गुजरात और मुंबई के बाद से। गुजरात और मुंबई के बाद वो फ्लैट है, फिर तो वहां से पूरा ऑप्शन है ना अंदर घुसने का। तो मुंबई तक तो मैंने बोला भी नहीं कि अंदर की तरफ घुसते हैं, जो मैंने आपको फोटो दिखाई, लुक एट दिस फोटो, हाँ ये देखो, यहां से इनका अंदर घुसने का सिस्टम पूरा शुरू होता है। तो ये कंसेप्ट है। प्रशांत कह रहा है गुजरात में कम रेन, गुजरात में बहुत कम रेनफॉल होता है। जैसे आप आचरण कर रहे हो ना, तमारो नहीं तमारी आदत, क्या बोलते हैं गुजराती में, अच्छी नथी, सारू नथी तमारी टोकने की आदत का नहीं पता क्या कहेंगे, लेकिन सारू नथी चलो, थैंक यू सो मच मनीष। हाँ जी डियर, आप बस सॉल्यूशन तो लो मुझसे। राहुल कह रहे हैं खूब सारू छे तमारो गुजराती। હું ગુજરાતી બોલું શકું છું પણ ફ્લુએન્સી નથી, થોડું થોડું બોલું શકું છું, ये मेरे साथ दिक्कत है, पर मैं गुजराती समझता हूँ। ठीक है, हाँ आप मुझे ढूंढिएगा, टेलीग्राम शेयर करना अलाउड नहीं है, पर आप लोग ढूंढते रहते हो तो डाउट पूछते रहना, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर सो थैंक यू सो मच थैंक यू राम, नमस्कार जी। प्रशांत देखो ना, गुजरात में कोई ऐसा ज्योग्राफिकल ऑब्स्टेकल नहीं है जिस ज्योग्राफिकल ऑब्स्टेकल की वजह से गुजरात में बादल रुकें। गुजरात में ही वो घुसना शुरू कर दें तो फिर अंदर तक जो बादल हैं वो जाएंगे। मैं जोक नहीं बना रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग यू, अभी मैंने कंसेप्ट बताया है एक्सप्लेन करते करते कि जो गुजरात का हिस्सा वो प्लेन हिस्सा है, प्लेन हिस्से में बादल रुकेंगे क्यों? इसीलिए ना कम बारिश होती है। गुजरात के कच्छ वाला एरिया पूरा रण सूखा पड़ा है, जो थार वाला एरिया वो पूरा सूखा पड़ा है। रीजन बीइंग इज सिंपल, है ना? तो जब मैं कारण बताता हूं तो कारण आप समझ नहीं रहे, और जब मैं मजाक करता हूं तो मजाक को आप जोक ले रहे हो। तो ये बताओ कैसे चलेगा यार? सिलेक्टिव ध्रुव राठी हो क्या आप लोग? है ना? डोंट बी ध्रुव राठी इन योर लाइफ। मतलब डोंट इवन बी मोदी जी ऑल्सो, बट
डोंट बी ध्रुव राठी यार, ही इज माय ब्रो। आप लोग ना मेरे भाई जैसा मत बनो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ आशीष, सिर्फ मेरी क्लासेस हैं। कल की टाइमिंग सुबह 11 बजे। ओके बाय बाय।